हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैक बोर्ड 11 फरवरी गणित का उस दिन आप लोग का एग्जाम है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये पीडीएफ दे दिया था जिसमें ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गणित के यानी कि मैथ का सारा पूरा किताब का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब था। मतलब इसमें से 50% से ऊपर का सवाल आपका इसी पीडीएफ से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो चलिए तो चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर आज सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है। आज जितना हो पाएगा उतना हल कर लेते हैं, चलिए इस वीडियो में। तो पहला सवाल है, 1 नंबर का आपका एक सवाल आएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। जैसे 140 हो गया, 156 हो गया, ये दोनों में से एक तो हर बार आता है 1 नंबर का। कैसे सॉल्व होगा ये, चलिए करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए, आपका पहला सवाल है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले तो आप इस प्रकार से मार्क करिए, ठीक है। आप लोग किए होंगे इसको। किसका पहाड़ा से कटेगा आप देख सकते हैं, 14 है, यानी कि 2 का पहाड़ा से हम लोग भाग दे सकते हैं। 2 सत्ते 14, एक जीरो यहाँ पर बच रहा है। फिर से 2 का पहाड़ा से भाग चला जाएगा क्योंकि अंतिम में जीरो है, ठीक है। 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 पचे 10, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा में आपको पता है, 5 का पहाड़ा में 35 आता है। 5 सत्ते 35 और 7 तो अभाज्य संख्या है, यानी कि 7 से ही कटेगा। 7 एकम 7, ठीक है। चलिए, अब आपको बस इस प्रकार से लिख देना है कि 140 को आप लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2 गुना 5 गुना में 7। मतलब इस साइड में जो भी है उसको आपको लिख देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी अभाज्य संख्या है, 2 5 7 सब अभाज्य संख्या। आपको काटना सिर्फ अभाज्य संख्या से ही है उसको, ठीक है। तो सब अभाज्य संख्या, तो ये वाला जो चीज आ गया यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। 1 नंबर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा। चलिए, ये 1 नंबर सवाल हो चुका है। इसी प्रकार से आपको सभी को करना है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं 156 है, 3825 है, बाकी जो भी नंबर है सभी को आपको इसी प्रकार से काटना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना ही करना है काम, इतना ही काम करना है, देख लीजिए इतना, ठीक है। बाकी हर बार या तो 140 आता है या तो 156 आता है, ठीक है। इस साल भी जरूर से 140 या 156 ही आएगा। 1 नंबर का सवाल है क्योंकि इतना लिखिएगा 1 नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव होगा, आपको उसमें से चुनना होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन सा वाला करेक्ट है। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, उसी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी रहता है कि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का, ठीक है, 306 और 657, 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दिया हुआ है। तो आप एलसीएम निकालिए उन्हीं 2 नंबर का, ठीक है। यहाँ जो 2 नंबर है उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र है, करते हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या दिया हुआ था, हम लोगों को दिया हुआ था एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ था, जो कि कितना था, 9 था। और हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है एलसीएम 306 और 657 का कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलिए इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, हल करते हैं। एक सूत्र होता है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। एलसीएम और देखिए क्या होता है सूत्र, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है ये 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जो 2 संख्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये है सूत्र, ये, ठीक है। चलिए बैठाते हैं, बस मान कुछ नहीं करना है, कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। बस इतना याद रखिए कि एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है वो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, जिन 2 संख्या के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो इसको एलसीएम ही लिखते हैं। एचसीएफ मालूम है हमें, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9, और 2 संख्या क्या दिया हुआ है, 306, गुणनफल करना है यानी कि गुना करना है 657 को,
ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हमको चाहिए, ठीक है, इस गुना का 9 को उधर भेज देते हैं, भाग में हो जाएगा। चलिए उसके बाद काट लेंगे, ये हो जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू 306 और इधर 657, भाग में चला जाएगा कौन, 9। ठीक है, अब बस हम लोगों को भाग देना है। देखिए कौन सा वाला नंबर कटेगा 9 से। इसको काट लेते हैं, 9 तिया 27, ठीक है, कट जाएगा। 9 एकम 9 ये कट रहा है, 9 तिया 27, अरे 9 तिया 27 ये कट रहा है, 3 बच रहा है, 3 बचने से ये 36 होगा। ठीक है, 9 चौक 36, यानी कि ये बन रहा है एलसीएम इक्वल्स टू 34 इंटू, चलिए इनको गुना करिएगा। गुना तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, गुना करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, दो संख्याओं को गुना करना आप लोग बचपन से सीखते हैं। इसको गुना करिएगा, इसका उत्तर आता है 22338। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आंसर भी याद है मुझे, बहुत फेमस है, 22338 उत्तर आता है इसका। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर बनने वाला है एलसीएम। यहाँ पर अगर एलसीएम दिया रहता, एचसीएफ पता करना होता, फिर भी इसी प्रकार से हम लोग, एलसीएम गिवन होता, एचसीएफ निकालना होता, इसी सूत्र से निकल जाता। ठीक है, आसानी से। तो आप देख सकते हैं एक नंबर आप यहाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये तो आएगा कंफर्म, ठीक है, एक नंबर यहाँ पर आएगा, अगर ये आया तो 2 नंबर में आएगा। तो आप चलिए 2 नंबर, यानी कि इस पेज में हम लोग 3 नंबर का सवाल बना चुके हैं, टोटल 3 मार्क्स इस पेज से अपना आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इधर और सवाल था, अच्छा ये सवाल तो देख सकते हैं आप, इसको तो बहुत ही बड़ा सवाल है, ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, मैंने अलग से भी बता के रखा है, इसको भी बता के रखा है, मतलब इसी प्रकार का। तो ठीक है, इसको बनाएंगे। फिलहाल तो जो छोटा छोटा है पहले उसको खत्म कर लेते हैं, ये बड़ा सवाल है, इसको थोड़ी देर के बाद करते हैं। ठीक है, पहले इसको देखिए, ये भी 1 नंबर का कंफर्म आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा, एकदम 100% 1 नंबर मिलेगा ही इसमें से। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यक निकालना है, कैसे निकालते हैं, आपको बस ये देखना है कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा वाला लाइन जा रहा है, ये x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा वाला लाइन जा रहा है ये, ठीक है, ये x अक्ष को, यानी कि ये जो लेटा हुआ है लाइन, इस लाइन को कितनी बार प्रतिच्छेद करता हुआ पार हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला ये वाला, ये x अक्ष है और ये अपना लाइन दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ, ये x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, तो px के शून्यकों की संख्या इस वाले के लिए 0 हो जाएगी। ठीक है, इस वाले के लिए देखिए, ये जो लाइन है यहाँ से जाते हुए इधर, यानी कि इस जगह पर x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या इस, ये अगर ग्राफ दिया हुआ है तो शून्यकों की संख्या कितनी, 1 हो जाएगी। px के शून्यकों की संख्या 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी, 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्यकों की संख्या 2 है, यहाँ पर और यहाँ पर। इधर देख सकते हैं 1 2 3 4 बार यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4, और इस जगह पर 1 2 3, यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें से भी 1 नंबर 100% कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर तो यहाँ बनता है इस पेज पर। देखिए बहुत आसान है, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, यही आपका px के शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, तो 1 मार्क्स यहाँ पर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बाद एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना कितना है, -3 तथा 2 है। ठीक है, तो क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। चलिए ठीक है, -3 योगफल दिया है और गुणनफल आपका दिया हुआ है कितना, 2। ठीक है, बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना कितना होने वाला है, ये 1 2 2 बनाया ना अभी तक। चलिए इसको 3 मार्क कर लेते हैं। ये वाला देखिए, द्विघात बहुपद हम आपको दे रहे हैं, x² + 7x + 10 के शून्यक निकालिए इस बार। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांक को
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा सूत्र था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में कितना 10। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके लिए शून्यक निकालना है और उसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच का जो सूत्र होता है, ठीक है, छोटे छोटे दो सूत्र है, उनसे हल करना है। ठीक है, पहले तो गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं है, मतलब एक है, एक को 10 से गुना करना होता है। सबसे पहले एक को 10 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 10। 10 का भाज्य गुणनखंड करिए, 2 का पहाड़ा से 5 बार में, और 5 जाएगा किसका, 5 का पहाड़ा से 1 बार में, यानी कि ये 5 और 2 बनता है। 5 और 2 को लेकर, है ना, 5 और 2 को लेकर हम लोगों को ऐसा बनाना है कि 7 आ जाए प्लस का। तो ठीक है, इसको भी प्लस में ले लेंगे, इसको भी प्लस में ले लेंगे, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, वो भी प्लस का, बड़ा नंबर प्लस में रहेगा। ठीक है, ये तो आप 9 क्लास में जानते ही होंगे कि ये सीखे हैं आप लोग। ठीक है, कि गुणनखंड कैसे करते हैं। चलिए, यहाँ पर ये बनने वाला है तब 2x और प्लस में कितना 5x। हम बस इस 7x को तोड़ दिए दो टुकड़ा में यहाँ से देख के। ठीक है, मतलब एक्चुअल में हम लोग को नंबर ऐसा चाहिए होता है ना, कि दो नंबर ऐसा मिल जाए कि जोड़ने या घटाने पर 7 बने, है ना, मतलब बीच वाला नंबर बने, और गुना करने पर साइड वाला नंबर बन जाए। ठीक है, गुना करने पर ये नंबर बनना चाहिए। देखिए 5 दूनी 10 भी बन रहा है प्लस का, और 5 और 2 7 भी बन रहा है, वो भी प्लस का। इसको तोड़ दिए, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। ठीक है, चलिए अब यहां में से कॉमन आ जाएगा, क्या बताइए, तो यहां से आ जाएगा आपका x बाहर, यहाँ पर एक x बचेगा, प्लस बचा है, x बाहर किए हैं तो 2 यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, इन दोनों टुकड़ा में क्या बाहर आ जाएगा, इन दोनों टुकड़ा में आप देख सकते हैं 5 सेम है। 5 अगर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, क्योंकि यहाँ से 5 आ गया बाहर, यहाँ से 5 निकाल देंगे, 10 मतलब क्या 2 गुना 5, तो 5 को निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, पहले तो प्लस है और उसके बाद 2 बचेगा। चलिए, जो दो ब्रैकेट सेम हुआ है उसको एक बार लिखो, मतलब कॉमन ही ले लिए एक्चुअल में, समझ लीजिए इन दोनों को हम बाहर निकाल के एक साथ लिख लिए, कॉमन ले लिए, और x प्लस 5 यहाँ पर है। ठीक है, हमको शून्यक चाहिए तो हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे बारी बारी से, x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर x प्लस 5 को भी 0 के बराबर करेंगे। चलिए क्या प्राप्त होता है, x बराबर -2 मिल रहा है इसमें से, और इसमें से x बराबर -5 मिल रहा है, मतलब ये हमारा शून्यक है। ठीक है, ये क्या है, हमारा शून्यक है। एक ये है ना, चलिए रंग बदल देते हैं, एक ये और एक ये वाला, ये हमारा शून्यक है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में कहा गया था कि शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, जो द्विघात बहुपद देंगे हम आपको, उसका शून्यक निकालिए, तो आपको बस गुणनखंड करना है, x का 2 मान मिलेगा, वही अपना शून्यक होगा। ठीक है, जिसको हम लोग एक को अल्फा और एक को बीटा भी कहते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल अभी हम नहीं बोल रहे, x का 2 मान मिल चुका है। ठीक है, अब सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां पर सत्यता की जांच भी करना है। चलिए, सत्यता की जांच कैसे होगा, सबसे पहले तो शून्यकों का योगफल निकालना है। जांच का मतलब क्या है, ठीक है, जांच का मतलब क्या है कि शून्यकों का योगफल पता करना है, मतलब इसको और इसको जोड़ना है। ठीक है, योगफल पता करना है। चलिए जोड़ते हैं, किसको किसको, -2 और प्लस में किसको जोड़ना है, -5 को, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, ओके, जोड़ते हैं, ये -2 और ये -5, कितना बनेगा, -7। ठीक है, -7। इधर एक चीज और निकालना है आपको, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि दोनों को गुना करना है, -2 को गुना करना है -5 के साथ, कितना आएगा, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब फॉर्मूला से हमको निकालना है। जांच का मतलब देखिए, इसमें से जो आया डायरेक्ट जोड़े हैं, डायरेक्ट गुना किए हैं, इसमें से जो आया वही चीज फॉर्मूला से भी आना चाहिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला भी होता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का देखिए यहाँ लिखते हैं,
शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b बाई ए और शून्यकों का गुणनफल होता है c बाई ए। ठीक है, ये सूत्र है, दो सूत्र आपको याद रखना है। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b बाई ए होता है, शून्यकों का गुणनफल c बाई ए होता है। ठीक है, और ए बी सी क्या है? ए बी सी वो द्विघात बहुपद जो था उसके गुणांक है। ठीक है, ये है a, यहाँ पर x का गुणांक b है और यहाँ पर कांस्टेंट यानी कि अचर पद जो है वो c है। ठीक है, ये क्या है? ये a है, ये क्या है? b है और ये है c। ठीक है, तो बस अब मान बैठाते हैं यहाँ से यहाँ पर और देखेंगे कि क्या इसी की तरह आ रहा है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल माइनस b बाई ए। ठीक है, माइनस लगा देते हैं यहाँ पर माइनस b। b का मतलब देखिए क्या है? 7। b का मतलब x का गुणांक। ठीक है, और बटा में क्या? बटा में है a का मतलब क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि कितना है? 1। नीचे का एक लिखा नहीं जाता है तो हम लोग इसको सिंपल से क्या लिख देंगे? माइनस का 7 लिखेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं कहाँ चला गया, ये रहा। यहाँ पर भी माइनस का 7, यहाँ पर भी माइनस का 7, जांच हो गया है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल c बाई ए होता है। c क्या है? देखिए c है कांस्टेंट वाले यानी कि अचर पद जो कि है 10 और a का मान कितना है? 1। नीचे का एक लिखा नहीं जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपल सा 10। तो आप देख सकते हैं गुणनफल जब हम लोग डायरेक्ट किए शून्यक मिला डायरेक्ट गुणनफल निकाले इतना आया, योगफल निकाले इतना आया। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग जब फॉर्मूला लगाए माइनस b बाई ए और c बाई ए तभी भी हमारा सेम ही आया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं जांच करना कि दोनों जो है बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना काम आपको करना है। ये सारा चीज वैसे रफ का है। ठीक है, इतना बनाने के बाद आपका ये आंसर हो जाएगा। ये वाला भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो 2 नंबर के लिए ही पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब आप समझ के रखिए कि पिछला वाला जो था ये वाला सवाल या तो ये वाला सवाल आएगा आपका 2 नंबर के लिए, उसके लिए आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, या तो आपका ये वाला सवाल आएगा उसके लिए आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर का जरूर आएगा। चलिए ठीक है, अब आगे सवाल क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इस बार तो आप लोग इसको कर सकते हैं, संबंध मतलब जांच कर सकते हैं। शून्यकों और गुणांक के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का जांच आप लोग करिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य क्या होगा ये हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए इस पेज में हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऊपर करते हैं। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, इसका शून्यक निकालना है। चलिए ठीक है, हल हम क्या कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 0 के इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम इसको 0 के इक्वल करिए हमेशा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 0 के बराबर कर रहे हैं। अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 0 के बराबर कर रहे हैं, 3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 3। इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो x बराबर रूट बनेगा ये। ठीक है, स्क्वायर उस तरफ जाने के बाद रूट बनता है, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होता है। तो x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक बार प्लस का रूट का 3 और एक बार माइनस का रूट का 3। बस इतना ही करना है। ये रहा 2 शून्य, x का 2 मान जैसे यहाँ पर मिला था, इस जगह पर देखिए मिला था। ये देखिए x का 2 मान, एक ये है एक ये है, यही हमारा शून्यक था। ठीक है, इसका योगफल निकाले थे, गुणनफल निकाले थे, फिर संबंध की सत्यता की जांच किए थे। सेम काम आपको करना है आगे। ठीक है, यहाँ पर हम इतना ही बना रहे हैं, आपको शून्यक निकाल दिए, अब आपको बस जांच करना है। ठीक है, एक बार डायरेक्ट जोड़िए, एक बार गुना करिए डायरेक्ट और उसके बाद फॉर्मूला के सहारे करिएगा। ठीक है, ये वाला सवाल 1 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, एक नंबर इससे आ सकता है आपका, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बस इतना ही पूछा जाता है, जांच नहीं किया करना बोलता है। ठीक है, कि ये जो आपको हम दिए हैं बहुपद, इसका शून्य क्या क्या होगा। ठीक है, तो बस ऑप्शन में ये सब दिया रहेगा, तो देख लीजिएगा ध्यान से। एक इसी तरीके का एक है और एक है टी स्क्वायर माइनस 15 करके। ठीक है, उसमें भी प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15 दो बनता है। ठीक है, सेम ऐसे बनेगा, इसको उधर भेजेंगे 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो वो 1 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान से देखिए, ये 1 नंबर का पूछा जा सकता है बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं, अनुपात। अच्छा, a1 बटा a2 ये सब क्या है? देखिए, जैसे ये समीकरण दिया है, ठीक है, ये समीकरण दिया है,
ये वाला जो 5 है इसको हम लोग बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A1, A2, B1, इसको हम लोग बोलेंगे B1 और इसको हम लोग बोलेंगे C1। ठीक है, ये नीचे वाला 2 समीकरण दिया होगा, कहने का मतलब है 2 समीकरण दिया होगा। मान के चलिए इस तरह से एक समीकरण दिया है, इसको हम लोग बोलेंगे A1, इस गुणांक को बोलेंगे B1 और इसको बोलेंगे C1। इसी तरीके से मान के चलिए एक दूसरा समीकरण दिया है, ठीक है, इस प्रकार से, तो हम लोग इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे B2 और इसको बोलेंगे C2। ठीक है, 2 समीकरण, पहला समीकरण A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, और इसके बाद तो कॉन्सेप्ट है काफी गहरा कि कितना कितना कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा, 3 प्रकार का रेखा होगा। ठीक है, एक तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, 2 जो समीकरण हम लिखे थे हो सकता है वो इस प्रकार का रेखा हो ग्राफ में दर्शाने पर कि दोनों आपस में कट रहा हो एक बिंदु से। ठीक है, एक बिंदु पर कट रहा हो, इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। हो सकता है ना कट रहा हो, एक इस प्रकार से जा रहा है तो दूसरा इस प्रकार से जा रहा है, एकदम पैरेलल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। और एक होता है जैसे ये लाइन गया उसी के ऊपर सेम एक और लाइन चला गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा। 3 तरह का रेखा पढ़ना है जिसमें कंडीशन होता है कि ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, इनको भी मिटाते हैं, यहीं पर बता देते हैं। चलिए क्या कहा जा रहा है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके एक नंबर का आएगा। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, ये पता करना है। तो 3 कंडीशन होता है। ठीक है, सबसे पहला देखिए हम बताते हैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 इधर C1 बटा C2। ठीक है, अरे ये तो गड़बड़ वाली बात है। चलिए ठीक है, अगर फिर से लिखते हैं A1 बटा A2, अरे A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2। A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। अगर, ठीक है देखिए ध्यान से, अगर पहला ही कट जाता है, ठीक है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, तो आगे का चेक करने का तो जरूरत ही नहीं, वैसे इतना पहले ही अगर कट जाता है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसा रेखा है? ये वाला प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। ठीक है, अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर आया लेकिन C1 बाई C2 पर कट गया, ये इसके बराबर नहीं आया, तो ये ऐसी रेखाएं, ठीक है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर आया, C1 बटा C2 के बराबर नहीं आया, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग संपाती रेखाएं कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। एक मिनट रुकिए, आप देख लीजिए थोड़ा सा। समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अगर ये पहला 2 युग्म बराबर आता है, लास्ट वाला में कट गया, तो ये संपाती है, सॉरी समांतर है। ठीक है, समांतर रेखाएं। ठीक है, अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर आया और B1 बटा B2 C1 बटा C2 के बराबर आया, तो हम लोग कहेंगे कि ये कैसी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, देखिए यहां तक कुछ अगर डाउट वगैरह है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज और इसी में बता देते हैं हम आप लोगों को। फिलहाल तो अब क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये तो बस रामायण बता रहे हैं। ठीक है, जिसमें हल, अच्छा हल किसमें मिलेगा किसमें नहीं मिलेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, इधर ही लिख देते हैं, इसमें से आएगा नंबर। ठीक है, कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर भी आ सकता है, फिलहाल 1 नंबर तो कंफर्म है। ठीक है, कि एकदम आएगा एक तो। प्रतिच्छेदी रेखा में
प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब इस प्रकार से दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर कट रही होंगी, ठीक। तो इसका हम लोग को एक हल मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक हल, तो हम लोग इसको अद्वितीय हल कहते हैं, ठीक है। एक हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल मतलब दूसरा हल नहीं है, इसका सिर्फ एक हल प्राप्त होगा, एक हल मिलेगा, है ना। इसमें समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। समांतर रेखा का मतलब होता है कि लाइंस इस प्रकार से जा रही हैं, बिल्कुल बराबर दूरी में जा रही हैं, तो इसमें कभी भी दोनों लाइन आपस में नहीं कटेगा, इस प्रकार से नहीं कटेगा, तो कोई हल नहीं मिलेगा। हल का मतलब होता है जब वो कटे तो हल प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोनों रेखा कभी नहीं कटेगा, तो इसलिए हम लोग इसमें कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक है, कोई हल नहीं। और इसमें संपाती रेखाएं कैसी होती है? संपाती रेखाएं, एक रेखा गया तो उसी के ऊपर दूसरा रेखा चला गया, ऐसी रेखाओं को हम लोग संपाती रेखाएं कहते हैं। और ये तो क्योंकि उसी के ऊपर है, तो सोचिए ये लोग तो एक जगह पर मिल रहा था, एक जगह कट रहा था, तो इसीलिए एक ही हल था। ये तो एकदम कोलैप्स हो गया है, उसी के ऊपर से जा रहा है, तो हर एक बिंदु तो लोगों का सेम ही है, तो हर बिंदु पर कट रहा आप बोल सकते हैं, तो इसमें अनंत हल होगा, ठीक है, इसमें अनंत हल होगा। अनंत हल होंगे, ठीक है। एक चीज और इसी में बता देते हैं, बस इतना आप लोग को याद रखना है, ये कंडीशन कौन सा रेखा का कौन सा कंडीशन है, कौन सा रेखा में कैसा हल होता है, ठीक है, और कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है। यहाँ पर बढ़ा के लिख देते हैं। देखिए, जिसमें हल प्राप्त हो रहा है वो संगत है, और जिसमें हल प्राप्त नहीं होगा वो असंगत है। तो इसमें हल प्राप्त हो रहा है, बहुत हल है, इसमें एक हल है भले ही, तो संगत है, और ये वाला जो है असंगत है, ठीक है, क्योंकि इसमें हल नहीं है। चलिए, ये असंगत युग्म है, ये वाला संगत है, ये भी संगत है, ठीक है। इतना देख लीजिए, ये इतना अगर आपके दिमाग में है तो ये सब सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इस जगह पर इसका विचार यही कर लेते हैं, ठीक है। इस जगह पर देखिए, हम लोगों को बताना है कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है या फिर संपाती है, मतलब ये कंडीशन चेक करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। तो A1/A2 यानी कि कितना, A1/A2 यानी कि 5/7, ठीक है। चलिए, B1/B2 मतलब कितना, B1/B2 मतलब -4 बटा में कितना, 6, चिन्ह ले लीजिएगा, ठीक है, चिन्ह अपना अपना है, जो भी संख्या है उसके आगे का चिन्ह उसका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5/7 आया, यहाँ पर इसको काट सकते हैं, वैसे ये 2/3 बनेगा, लेकिन इसके बराबर तो नहीं बन रहा है, ये तो कट भी नहीं रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो है कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। ये वाला कंडीशन है, A1/A2 B1/B2 के बराबर आया ही नहीं, आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यहीं तक चेक करना है। अगर बराबर आता तब हम आगे चेक करते कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। यही कट गया तो प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। इसके बाद 9/18, चलिए 9/18, B1/B2 ले लेंगे तो 3 बटा कितना आ जाएगा, 6। चलिए इसको चेक करते हैं, ये तो 9 का पहाड़ा से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका मतलब ये 1/2 तो आ रहा है, इधर तो बराबर है, इसको भी चेक करना होगा, यानी कि कितना है, पूरा लिख देते हैं एक ही बार, ठीक है, एक ही बार पूरा लिखते हैं। 12 बटा कितना, 24, काटते हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 24, सब में 1/2 1/2 आ रहा है, यानी कि सभी जो है आपस में बराबर हैं। सभी अगर आपस में बराबर हैं तो कैसी रेखाएं हैं, तो फिर ये वाला जो है ये संपाती है, ठीक है, संपाती रेखाएं ये इस कंडीशन में आ रहा है। देखिए तीनों बराबर है, संपाती रेखाएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना है, 6/2 है, 3/-1, अच्छा -3 है, -3/-1, यहाँ कोई भी संख्या नहीं दिख रहा, मतलब एक तो है, ठीक है। और इधर कितना है, 10/9 है। चलिए करते हैं, इसको काटेंगे, ये 3 बार में, ये 1 बार में, यानी कि 3/1 बनेगा, माइनस माइनस तो कट जाएगा, 3/1 बनेगा, और इधर कितना 10/9 बन रहा है, ये तो नहीं कटेगा, इसका मतलब ये आगे का 2 जन तो बराबर है, लेकिन पीछे वाला जो है इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन है, ठीक है। पहले 2 ठो तो इक्वल है, लेकिन अगला वाला अनइक्वल आ रहा है, तो कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो बस
ये वाला होगा आपका। देखिए ये जो रेखाएं हैं कैसी है, समांतर रेखाएं, ठीक है। इतना ही करना है, एक नंबर मिलेगा कि कैसी रेखा, अगर मतलब तीनों तो नहीं दिया रहेगा, एक ही समीकरण युग्म दिया रहेगा, कहा जाएगा कि बताओ समपाती है कि समांतर है, ऐसा पूछा जा सकता है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, या इस कंडीशन का कितना हल होता है, ये कंडीशन दिया हुआ है कितना हल होता है, अद्वितीय हल होता है। या प्रतिच्छेदी रेखाओं का कितना हल होता है, अद्वितीय हल होता है। या इस कंडीशन का कितना हल होता है, कोई हल नहीं। समांतर रेखा का कितना हल, कोई हल नहीं, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये लिखा लिखा हुआ है मतलब वो समांतर रेखा के बारे में बात चल रहा है। या संपाती रेखा लिखा हुआ है, इसका मतलब इस कंडीशन के बारे में बात चल रहा है। और संपाती का मतलब एक के ऊपर एक है तो बहुत हल है, ठीक है। और हल अगर है तो संगत है, हल नहीं है तो असंगत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सवाल हो चुका है। ये सवाल देखें, कहा जा रहा है A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना करके याद कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, ठीक है। पता करते हैं सबसे पहले, कैसे पता चलेगा हल है कि नहीं, उसका कैसे पता चलेगा। अगर प्रतिच्छेदी आया तो एक हल मतलब संगत, अभी अभी बताए थे, ठीक है। चलिए तो ये देख लेते हैं, दो समीकरण यहाँ दिया हुआ है, चेक करते हैं। 3 बटा में इधर से है ना, 3/2, इधर से 2, और बटा में कितना, -3। इसको इधर लेकर आते हैं, इसको भी इधर लेकर आते हैं, ठीक है। या नहीं भी लाने से होगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। -7, देखिए तो पहला ही दो तो आपस में इक्वल आ नहीं रहा है, पहला ही दो आपस में कट गया, ठीक है। तो आगे चेक भी क्या करें, पहला ही दो कट गया है, आपस में नहीं बराबर नहीं आ रहा है, तो ये तो पक्का संगत है। क्यों, क्योंकि पहला ही दो अगर कट गया है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा का कंडीशन है, प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल होता है, यानी कि संगत है। हल है मतलब संगत है, ठीक है। इसका चेक करते हैं, चलिए इसका 2/4, ठीक है। दो समीकरण, एक यहाँ से एक यहाँ से है। 2/4 -3/-6, इधर इसको इधर लेकर आएंगे, -8/-9। चलिए देखते हैं, माइनस माइनस कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 बराबर में इधर भी 1/2 ही आ रहा है। लेकिन ये वाला माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन 8/9 बच रहा है, जो कि नहीं कट रहा है। यानी कि पहला दो कट रहा है, लास्ट वाला नहीं कट रहा है। तो कैसी रेखाएं हैं, ये तो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं पहला वाला तो ठीक है बराबर है, लेकिन अगला वाला नहीं आ रहा, तो समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं होगा। यानी कि हल ही अगर नहीं है तो वो असंगत है, ठीक है। तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा असंगत, ठीक है। ये अपना संगत आ गया है। इधर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हटाते हैं इसको, अभी इसी जगह पर कर देते हैं सारा। यहाँ पर देखिए 3/2 है, ठीक है। बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 9, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। इधर 5/3 है, थोड़ा खतरनाक है, ठीक है। बटा में क्या है, बटा में -10 है, बटा में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। मतलब कोई भी नंबर p/q के रूप में तो लिख ही सकते हैं, p/q में लिख दे रहे हैं हम। इसको इधर लेकर आएंगे तो -7 और बटा में -14 है। चलिए थोड़ा सा इसमें जगह चाहिए होगा, ये पलट के घूम के ऊपर जाएगा, ये क्या बनेगा, भाग में होने से तो घूम के ऊपर चला जाता है, तो ये बनेगा 1/9, ठीक है। इधर वाला देखते हैं, ये 5 बटा में है 3, ये घूम के ऊपर जाएगा, बनेगा कितना, 1/-10। और ये तो सीधा साधा है, इसका तो कोई असुविधा नहीं है, -7 बटा में -14। चलिए काटते हैं, 3 तिया 9, यानी कि 1/6 बन रहा है। इधर देखते हैं, ये बन रहा है आपका 5 दूनी 10, ठीक है। माइनस भी है, इसमें कहाँ चला गया, माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, पर मतलब ये आ रहा है आपका -1/6, ठीक है। 1/6, लेकिन माइनस भी है तो ये तो कट गया पहले ही, ठीक है। 1/6 और -1/6 आ रहा, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है मतलब हल तो होगा एक तो यानी कि संगत हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर ये बनेगा 5x-3, चलिए इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा कहाँ से है,
यहाँ से है लगता है एक, ठीक है, कॉमा छूट गया है इस बार, यहाँ से होना चाहिए। 5/-10 -3/6 एंड 11 इसको सबको इधर ही लेके ऐसे भी करने से होगा, इधर लाएंगे तो वो माइनस में होगा, जो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये 1/-2, ये भी 1 -2 मतलब माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2, चलिए माइनस तो ऊपर चला जाएगा, माइनस तो नीचे रहेगा नहीं, माइनस ऊपर 1/2 बार में कट गया, ये भी 1/2 बार में कट गया, यहाँ पर ये भी 1/2 बार में कट गया और माइनस ऊपर, ठीक है, तो सारे बराबर आ जा रहे हैं, सब बराबर आ रहा, ये सब ऑब्जेक्टिव का सवाल है, सारे बराबर आ गए, ठीक है। सारा अगर बराबर आ गया तो समपाती रेखा है, समपाती रेखा में तो बहुत हल है, कितना चाहिए आपको, समपाती रेखा अगर है तब तो बहुत दुनिया भर का हल है, संगत होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये अपना क्या आ जाएगा, संगत आ जाएगा, ठीक है। बस आगे आशा करते हैं कि आप इसको और इसको, और नहीं है एक ही है, ठीक है, ये तो आप लोग चेक करिएगा कि संगत है या असंगत आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा, पहला वाला तो इस प्रकार से बनेगा जैसे यहाँ पर किए थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा ये अगर आया आप लोग को परीक्षा में तो 1 नंबर का जरूर आ सकता है, संगत असंगत बताने वाला। यहाँ पर अगला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम आ ही सकता है, इसमें तो 2 स्टार होना चाहिए था, बिल्कुल 3 नंबर का आता है ये सवाल, ठीक है, 3 नंबर का आएगा। चलिए 2 समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरणों का हल करना है और x और y का मान निकाल के बताना है, बस। x + y = 14, क्या दिया हुआ है, x + y = 14, x - y = 4, x - y = 4, ठीक है, 2 समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। नंबर तो याद नहीं मुझे, चलिए स्टार लगा देते हैं यहाँ पर। हल करना है इसको, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। चलिए हल, आपको क्या करना होता है प्रतिस्थापन विधि में, आप किसी भी समीकरण को चुन लीजिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, किसी भी समीकरण को चुनिए, उसमें से x या फिर y को अकेला कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए हम इस सेकेंड समीकरण से हम इसको जो दिया है एक बार लिखते हैं, ठीक है, x + y = 14 दिया है, हम इसको समीकरण नंबर 1 रख रहे हैं ऊपर वाला, और इसको भी लिख रहे हैं x - y = 4, लेकिन इसको हम समीकरण 2 नहीं रख रहे हैं, इसको किसी एक का मान निकालने के बाद या तो x का या y का, हम क्या कर रहे हैं, x का निकाल रहे हैं, इस y को उधर भेज दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर y उधर चला जाएगा तो प्लस में y, और प्लस का पहले से कौन है यहाँ पर 4 है, इसको हम ले ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। इससे क्या होगा, अब हम इस x का मान को, मतलब समीकरण 2 में जो x का मान हम निकाल के रखे हैं उसको उठा के समीकरण 1 में x की जगह पर रखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, यहां से हम लिखेंगे, अच्छा एक लाइन लिख देते हैं कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 का मान 1 में रख रहे हैं, क्या होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x की जगह क्या रखना है, y + 4, हम x की जगह पर 1 नंबर समीकरण में x की जगह पर x का मान y + 4 रख दिए यहाँ से, फिर प्लस में क्या है, प्लस में देखिए y है, बराबर में क्या है, बराबर में 14 है। हम क्या किए, हम बस x का मान रखे हैं, यहाँ पर जो x था उस x की जगह में ये वाला मान उठा के रखे, यहाँ x था, इस मान को उठा के यहाँ रखे हैं, ऐसा बन गया, साथ में y था, बराबर में 14 चल रहा है, ठीक है। चलिए अब हल करना है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर y है, प्लस में कितना है 4 है, और प्लस में कितना है y है, बराबर में कितना 14, y कितना y 2y, प्लस का कितना है 4 है और बराबर में 14 है, ठीक। अब इस प्लस का 4 को उधर भेज देते हैं, हमको y का मान निकालना है, ठीक है, हम y को अकेला करना चाहते हैं, इसको उधर भेज रहे हैं, तो 2y बराबर कितना 14, माइनस में जाएगा ये तो 10 बन जाएगा, 4 माइनस में जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा प्लस का, y का मान निकालना होगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 10
बटा इस दो को, गुना का दो को उधर भेज रहे भाग में जाएगा, ठीक है, तो बटा में क्या हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा y बराबर कितना 5। मतलब इस समीकरण के लिए y का मान तो 5 होने वाला है। अब x का भी मान चाहिए, x का मान चाहिए तो आप किसी में भी भर लीजिए, समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी आपका इच्छा आप रखिए, आएगा, दोनों सही उत्तर आएगा, ठीक है। तो हम रखने वाले हैं समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ पर x के लिए हम अलग से एक मतलब उसका सिचुएशन बना के ही रखे हैं, बस यहाँ y का मान डाल देंगे, x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं समीकरण 2 से, या फिर आप लिख सकते थे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा भी लिख सकते थे कि y का मान हम समीकरण 2 में रखना चाहते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर तो क्या बन जाएगा, समीकरण 2 है x बराबर y प्लस में 4, ठीक है। x बराबर y का मान पता चल गया है यहाँ से 5 और प्लस का कितना 4, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, x और y पता चल गया, यही करना था, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है, 3 नंबर है ना, नहीं अगर 3 नंबर आता है तो 2 नंबर का तो जरूर आएगा ये। अब देखिए, अब अच्छा आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपका क्या दिया था x प्लस वाई बराबर 14, सही आया है कि नहीं मान x और y का, आप बैठा के देख सकते हैं। यहाँ पर x का मान 9 और y का मान कितना है 5, इस तरफ कितना था 14, 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, इधर भी 14, मतलब सही है, ठीक है। पहला समीकरण चेक कर लिए, सही है, दूसरा वाला भी चेक कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना है 4। ये रफ का काम है, ठीक है, परीक्षा में नहीं करना है, पीछे में साइड में कर सकते हैं आप चेक करने के लिए, सामने में बस आपका यही हिस्सा होगा, ठीक है। चलिए मान भरते हैं, x का मान कितना 9, y का मान कितना है 5 बराबर में 4, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, इधर भी 4 है, ठीक है, मतलब सही आया है, जो भी आया है उत्तर सही आया है। चलिए अब समय आगे बढ़ते हैं, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। अच्छा, आपको क्या करना है, लैंग्वेज पढ़ना है और इस तरीके का समीकरण युग्म बनाना है 2, ठीक है, ओके बनाइए और इसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। प्रतिस्थापन मतलब ये विधि जिसमें आप कोई भी एक चर पद का या तो x का या तो y का मान निकाल के रखेंगे और उस मान को दूसरे वाले समीकरण में भरकर अगले वाले का मान प्राप्त करेंगे, ठीक है, इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। चलिए, तो इतना सारा है, ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पहला 2 है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये सब फिर भी बहुत कम, ये तो ना के बराबर ही पूछा जाता है। हम आपको एक बता देते हैं, ये सब वैसे आपको मिल जाएगा वीडियो में, हम सब कुछ बना के रखे हैं, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा वीडियो में मेरा। फिलहाल तो हम इसमें से, क्योंकि आगे भी बताना है, काफी सारे सवाल हैं, ठीक है, तो हम आपको पहला वाला तो बता देते हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अच्छा, रैखिक समीकरण बना के बता देते हैं, ठीक है, बाकी हल तो आपको अभी अभी बता दिए इस प्रकार से, या एक और बता देते हैं, चलिए ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, पहला लाइन, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरा लाइन। दो समीकरण बन गया, पहला लाइन से एक समीकरण बन गया, दूसरा लाइन से दूसरा वाला समीकरण बन चुका है, तो उनको ज्ञात करना है, ठीक है, करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है ना, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, माना पहली संख्या जो है वो x है, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या है y है, ठीक है, मान लेते हैं पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया था, दो संख्याओं का अंतर जो है ना, अंतर का मतलब क्या, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, अंतर मतलब माइनस, दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, ये अपना समीकरण 1 रेडी हो गया है, ठीक है। और अगला कहा गया था, सेकेंड लाइन में क्या कहा गया था, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या जो है वो दूसरा वाला का 3 गुना है, ठीक है, आप किसी को भी कर सकते हैं ऐसा, आप ऐसा लिख सकते हैं x बराबर जो है 3y, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है,
इसको आप समीकरण नंबर 2 ले लो, डायरेक्ट इस बार ले लिया क्योंकि x देखिए पहले से ही अकेला हुआ है, ठीक है। जैसे पिछला सवाल जो हम लोग बनाए थे उसमें x माइनस वाई बराबर 4 था, उसमें हम लोग x को अकेला किए थे, y को उधर भेजे थे। इस बार पढ़ने के बाद मेरा ऐसा ही आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो बस समीकरण 2 ले लिए, इसका मान को इसमें भर देंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान की जगह कितना रखेंगे? 3y, माइनस में क्या चल रहा है? y बराबर में 26, 3y में से 1y चला जाएगा तो 2y बराबर में कितना? 26। तो y बराबर, उसको उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी कि y बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि y का मान आ रहा है 13, ठीक है। अब x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे? y का मान को समीकरण 2 में रख देंगे, या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y, तो x बराबर 3 और y गुना में है, y का मान कितना? 13, तो ये आ गया 13, x बराबर कितना? 39। दो संख्या हम लोगों को प्राप्त करना था, उसमें से एक 39 है और एक 13 है। अब चेक करना चाहते हैं तो साइड में रफ में आप चेक करिए कि आपका उत्तर सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। हमारा एक y ये हो गया, ठीक है। या फिर आप एक बार लिख दीजिए कि अतः x बराबर 39 और y बराबर 13, ये दो जो है हमारा उत्तर है। इस प्रकार से लास्ट लाइन लिख दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या है, साफ साफ दिखता है कि आप कहाँ x और y निकाले हैं, नहीं यहीं पर उत्तर है, ठीक है। ओके, चेक करना है ना, चेक करते हैं। चलिए, x माइनस वाई बराबर में कितना? 26, ठीक है। x का मान कितना? 39, y का मान कितना? 13, बराबर में दिया हुआ 26। घटाते हैं, इधर 6 इधर 2, 26 ही आ रहा है, मतलब सही है। पहला समीकरण में तो सूट कर गया। दूसरा चेक करते हैं, x का मान कितना? 39, इधर 3 है, y का मान कितना? 13, इधर 39, 13 तिया कितना होता है? 13 तिया 39 होता है। बस बराबर आ गया, मतलब सही है। जो भी उत्तर आया है सही है। अगर आप लोगों को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से कहा जाता है कि x और y का मान निकालो, यानी कि हल करो, तो जब उत्तर आएगा तो एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा इस प्रकार से, साइड में, रफ में, पीछे में, कहीं पर भी, कि आपका उत्तर मतलब आ रहा है कि नहीं, बराबर आ रहा है कि नहीं दोनों, ठीक है। अगर गलत होगा तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि गलत है। चलिए, यहाँ पर सेम इसी प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि लगा के, बड़ा आसान है, सब कोई असुविधा वाली बात नहीं है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ठीक है, इसमें मान लेना है कि माना बड़ा कोण बराबर x है और छोटा कोण बराबर y है, ठीक है। इसमें अच्छा, यहाँ पर क्या दिया हुआ? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा वाला जो कोण है मतलब x, वो छोटा वाला से 18 डिग्री ज्यादा है, यानी कि बड़ा वाला में से अगर छोटा वाला को घटाएंगे ना तो 18 निकल जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला छोटा वाला से 18 ज्यादा है, तो इसमें से उसको घटाएंगे तो 18 तो प्राप्त होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या कहा गया? दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण है मतलब दोनों को जोड़कर x, दोनों को जोड़ने पर ये 180 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से y का मान अकेला करिए, किसी का भी करिए, दो संपूरक कोणों में पूरक कोण 90 डिग्री वाला होता है। ठीक है, यहाँ से आपको मान, दोनों को हल करिएगा, मान पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला भी बड़ा आसान है। 7 बल्ला 6 गेंद, मतलब इस तरह से आप लिख दीजिएगा 7x प्लस 6y बराबर में 3800। एक समीकरण तो रेडी हो गया। दूसरा वाला है, देखिए 3 बल्ला 5 गेंद, और ये रहा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सब इसी प्रकार का है। ये सवाल तो पूछा नहीं जाता, ये सवाल है थोड़ा दमदार वैसे, लेकिन पूछा नहीं जाता, इसलिए नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर छप गया है ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी अच्छा है, इसका भी सॉल्यूशन हम बना के रखे हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार का सवाल तो फिर भी कर लिए, दिमाग में चला गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं।
निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, दोनों में से कौन सी विधि ज्यादा अच्छा है। अरे प्रतिस्थापन विधि में अभी अभी हल किए हैं हम, अभी फिलहाल विलोपन विधि में किस प्रकार से हल होता है ये बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। जो दो समीकरण अभी अभी हम लोग विलोपन प्रतिस्थापन से हल किए थे, उसी तरह से विलोपन से किस प्रकार से हल होगा ये करते हैं, ठीक है। तो समीकरण दिया हुआ है अपना ये किए हो गया, ये किए हो गया। 3x लिखते हैं, चलिए 3x माइनस 2y, अच्छा 4y प्लस 4y इक्वल्स टू 10 प्लस 4y बराबर में है 10, ठीक है। 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर में 2, ठीक है। 2x माइनस 2y बराबर में 2। चलिए यहां पर दोनों को हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है इन समीकरण को, ठीक है। हाँ देखिए विलोपन विधि क्या है ना, कैसे हल होता है विलोपन विधि में। विलोपन विधि में आपको किसी संख्या को, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 4 है, आप दोनों को सेम कर दो, किसी तरीके से गुना करिए, ठीक है। आप किसी नंबर से गुना करो, दोनों को सेम बना दो, या इस x के गुणांक को सेम बना दीजिए या y के गुणांक को सेम बना दीजिए, और उसके बाद उसको काटना है जोड़कर या घटाकर। देखिए कैसे होता है, हम इन दोनों को भी सेम कर सकते हैं क्योंकि ये 3 है। अगर हम इसको 2 से गुना करें तो ये 6 बन जाएगा, और अगर इसको 3 से गुना करें तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं सेम, या y को कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको हम 4 बनाना चाहते हैं, देखिए बेकार का इसको भी क्यों बढ़ाना है, क्योंकि ये 4 खुद बन सकता है, 2 दूनी 4 होता है। अगर इसी समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। बस हमको इतना से ही मतलब है कि ये 4 बन जाए, बाकी सब क्या बने उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको जो दिया है इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 नाम रख के लिख देते हैं कि समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, ठीक है, 2 से गुना करने पर, पहला वाला को हम कुछ नहीं छेड़े, ठीक है, तो पहला वाला वैसा ही है, सेम टू सेम ये रहा। दूसरा वाला को हम 2 से गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा कितना 4x, ये कितना बन जाएगा 4y बराबर में 2 से गुना करने पर 2 दूनी 4, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं, ठीक है। हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ का चिन्ह प्लस, यहाँ पर प्लस, ठीक है। जोड़ने पर ऐसे चिन्ह नहीं लिखा जाता है, जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे, नहीं 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 जोड़ना नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में जोड़ना ही है लेकिन लिखेंगे नहीं, ठीक है। दोनों समीकरण को जोड़ने पर लिख देते हैं, चलिए दोनों समीकरण को जोड़ने पर, अगर दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं तो मेरा बन जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10, और इधर 4x माइनस 4y बराबर में 4, ठीक है। बहुत समीकरण बना लिए, वैसे इतना नहीं बनाना है। चलिए जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, 7 और 3 सॉरी 4 और 3 कितना बन जाएगा 7x, इसको जोड़ेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 4 चला जाएगा तो ये मतलब पूरी तरह से कट जाएगा। और यही मेरा प्लानिंग था शुरू से ही कि हम इसको 4 हम बनाए ही इसलिए थे कि एक प्लस में है एक माइनस में है, कट जाए, ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है, कट जाए। तो इस समीकरण में प्लस माइनस में था तो कट गया दोनों, 4y प्लस में 4y माइनस में कट गया, ठीक है। तो इधर बराबर में, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, इधर बचा है कितना 14, तो x बराबर 14 और बटा में कितना चला जाएगा, ये गुना का 7, तो इसका मतलब इसका मान आ जाएगा कितना, x का मान 2 आ जाएगा। अब आप प्रतिस्थापन विधि जैसे करते थे, x का मान मिल गया है, किसी एक समीकरण में बैठाइए, y का मान निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 ज्यादा अच्छा लग रहा, ठीक है, समीकरण 1 से, क्योंकि उसमें माइनस नहीं है, सबको माइनस वाला ज्यादा पसंद नहीं आता है, ठीक है। समीकरण 1 से ये कितना दिया हुआ 3x प्लस में 4y बराबर में कितना 10। चलिए
यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर में 10 हो रहा है, x का मान 2 रखना है, ठीक है। तो 3 गुना 2 प्लस 4y इक्वल्स टू में 10, ये बन जाएगा 6 जोड़ 4y बराबर में कितना 10। इस 6 को उधर भेज देते हैं तो ये हमारे 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, तो 4y इक्वल्स टू कितना 4, तो y इक्वल्स टू कितना 1, y का मान कितना आ गया 1 आ गया, x का मान 2 और y का मान 1 आ गया उत्तर हमारा, लिख दीजिए। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। चेक अगर करना चाहते हैं चेक करिएगा, ठीक है। स्कूल में मतलब परीक्षा जब दीजिएगा चेक जरूर करिएगा। आप एक समीकरण ले लो कोई भी, है ना, उसमें x और y का मान बैठा के देख लेते हैं कितना आता है। 10 आना चाहिए ना, 3 गुना x का मान 2 प्लस में 4 गुना में 1, तो ये आ जा रहा 6 जोड़ 4 यानी कि 10, इस तरफ 10 ही दिया है, ठीक है, मतलब सही है, ठीक है। दोनों आप चेक कर सकते हैं, वैसे दोनों करिएगा भी, ठीक है। हम फिलहाल एक ही चेक किए क्योंकि सही है उत्तर, दोनों चेक कर लीजिएगा। देखिए ये हो गया हमारा कौन सा ये सवाल। इसके बाद जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं, आपको जांच करना है क्या इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। 1 नंबर का ये पूछा जाएगा, अच्छा ये अगर आएगा तो 3 नंबर का आएगा, ठीक है। ये 1 नंबर में पूछा जाएगा द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, कैसे चेक करेंगे, आपको इसको हल करना है। अगर स्क्वायर वाला टर्म बच गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच गया तो द्विघात समीकरण है, और अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं बचा तो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। जांच करते हैं, चलिए द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3, 2 और ब्रैकेट में x माइनस 3। चलिए चेक करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए इंटू में क्या b, ठीक है। बराबर में इसको अंदर गुना करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस का क्या 3 दूनी 6, एक का स्क्वायर 1 होता है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 एकम 2 और कितना x 2x बराबर में 2x माइनस का 6। सबको एक तरफ लेकर आइए, यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर है, प्लस का 2x है, माइनस का 2x, ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस में और ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस में, उस तरफ कुछ नहीं बचेगा, क्या 0 बचेगा। देखिए प्लस का 2x माइनस 2x मिल रहा है, कट जाएगा, ये 6 और 1 मिलकर 7 हो जाएगा, यानी कि ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर में 0। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर वाला टर्म बच गया, इसका मतलब ये तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। 1 नंबर आएगा इससे आपका, द्विघात समीकरण है, ये वाला ये पार्ट तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और था x माइनस 2 एक्स प्लस 1, है ना, ये है x माइनस 2 और ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस में 3। चलिए गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे इसके साथ, x दोनों के साथ गुना होगा, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, एक्स को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे प्लस का x, ठीक है। अब इस माइनस 2 को इसमें गुना करेंगे और इसमें भी माइनस 2 को x में करेंगे माइनस का 2x, माइनस 2 को 1 से करेंगे माइनस का 2, तो एकम 2 होता है, ठीक है। बराबर में x को x में करेंगे सेम इसी प्रकार से, x को x में एक बार, इसको इसमें एक बार, तो एक्स स्क्वायर, x को 3 में करेंगे तो 3x, माइनस 1 को x के साथ करेंगे तो माइनस का x, माइनस 1 को 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3। गुना करने आता होगा आप लोग को, ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। चलिए हल कर लीजिए बीच वाला, ये या सबको एक साथ भी कर सकते हैं, नहीं कर लीजिए। चलिए ये माइनस का x बनेगा प्लस माइनस 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 का 2 बराबर में एक्स स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो प्लस का 2x माइनस का कितना 3, सबको एक तरफ लेकर आता है, ये बन रहा है ये एक्स स्क्वायर यहीं पर है, यहीं पर है, ये भी यहीं पर है,
सबको इधर लेकर आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस का 2x बनेगा, प्लस का 3 बनेगा, बराबर में कुछ नहीं मतलब 0। ठीक है, अब यहां पर ये एक्स स्क्वायर के साथ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x इज माइनस 3x, और ये माइनस 2 प्लस 3 बनकर प्लस 1 बनेगा, बराबर में 0। यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर वाला टर्म नहीं बचा है, यानी कि हम लोग बोलेंगे इसको क्या, द्विघात समीकरण नहीं बना। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण, स्क्वायर वाला टर्म बचेगा तो द्विघात समीकरण है, नहीं बचेगा टर्म वो नहीं है। ठीक है, एक नंबर आएगा एकदम कंफर्म, ये वाला ध्यान से देख लो, एक नंबर आएगा। जिसको कष्ट हो रहा है पास कैसे हो, एक एक नंबर वाला बनाओ, सब पास हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, बाकी पास का आशा मत करिए, ज्यादा उम्मीद ज्यादा का करिए कि 80-90 नंबर आए। ठीक है, मैथ में क्योंकि 100/100 नंबर आना बिल्कुल आसान है, अगर स्कूल वाला थोड़ा सा 20/20 देते तो। ठीक है, बाकी 80/80 परीक्षा में लाना बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है, हार्ड चीज नहीं है बिल्कुल। चलिए, कहां तक हो गया, ये हो गया है ना। यहाँ देखते हैं, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, बस और क्या, निरूपित करके द्विघात समीकरण को हल भी करना है। अच्छा, यहाँ लिखा तो है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, दो क्रमागत है, सामने सामने वाला, क्रमागत का मतलब क्या, सामने सामने वाला नंबर है, धनात्मक का मतलब क्या, प्लस का नंबर है। ठीक है, और पूर्णांक बोला है, वैसे सिर्फ पूर्णांक बोलता तो माइनस भी नंबर होता, प्लस भी होता, माइनस भी होता, लेकिन यहाँ धनात्मक बोला मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का बात किया जा रहा है। ठीक है, मतलब एक नंबर अगर, पहला नंबर अगर 2 है ना, 2 नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर सोचना है, अगर एक नंबर 15 है तो दूसरा 16 होगा, और इनका गुणनफल है ना, इनका जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 306 होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, इसको नहीं होगा 306, ऐसा कोई नंबर अगर है सेम, मतलब क्रमागत है, 15 है तो उसके बाद 16 होना चाहिए, प्लस वाला नंबर है, और दोनों को गुना करने पर अगर 306 है तो हमें उन दो नंबर्स को पता करना है कि वो दो नंबर कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए ठीक है, करते हैं, बनाते हैं। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो है इसके बाद वाला है x+1 है। ठीक है, इसके बाद वाला है, अगर ये 5 है तो 5 जोड़ 1 6 है, अगर ये 10 है तो ये 10 जोड़ 1 11 है। ठीक है, चलिए अब यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो दो संख्या है इसको, और मतलब पहला संख्या को दूसरे संख्या से अगर गुना करते हैं गुणनफल, तो वो कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। तो ठीक है, गुना करते हैं, ये बन जाएगा x² प्लस का x बराबर में 306, अगर इसको इधर लेकर आते हैं तो ये बनेगा x² प्लस का x माइनस का 306, और बराबर में कितना, कुछ नहीं मतलब 0। ठीक, आपको बस इस द्विघात समीकरण को हल करना है, 2x का मान आएगा, एक जरूर धनात्मक आया होगा, एक ऋणात्मक आया होगा, ऋणात्मक वाला छोड़ देंगे, धनात्मक वाला जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ठीक है, अरे ठीक है, करते हैं। चलिए, आप इसको विविक्त कर वाला जो मेथड है उससे भी बना सकते हैं, या फिर गुणनखंड वाले विधि से भी बना सकते हैं, गुणनखंड वाला से ही करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक है 306, 306 का अभाज्य गुणनखंड 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6 है ना, इसके बाद 153 बन रही है, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3। ठीक है, अभी भी 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, इधर 17, 17 एकम 17। इन चारों को हेर फेर करके ऐसा दो जोड़ा बनाना है कि प्लस का 1 आ जाए जोड़ने घटाने पर, और गुना करने पर 306 भी माइनस का। ठीक है,
चलिए ये कितना बन रहा है, 9, 9 दूनी 18, 18 और 17 है ना, इनको मिलाकर 18 बन रहा है और इधर 17 है। ये दो नंबर को घटाने पर तो प्लस का एक लाया जा सकता है, ये अगर प्लस में हो ये माइनस में हो तो प्लस का एक आएगा। और क्या इनको गुना करने पर 306 आ रहा है, तो आप गुना करके चेक करो 18 और 17 को। चलिए 8 सत्ते 56 का 6 हासिल रहा 5, 7 और 5 कितना, 7 और 5 12, इधर 8, एक एकम 1, इधर 6 0 1 यानी कि 3, 306 तो आ रहा है। ठीक है, मतलब यही दो जोड़ा है अपना। करते हैं, तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर, इस एक्स को तोड़ दिए किसमें, प्लस का 18 माइनस का, अरे रे रे, प्लस का 18 एक्स, ठीक है, माइनस का 17 एक्स, माइनस का 306 अपना चल रहा है। हम किसी को भी नहीं छेड़े हैं, हम सिर्फ एक्स को बदल दिया 18 और 17 में। 18 में से 17 जाएगा, एक्स आएगा। ठीक है, 18 एक्स में से 17 एक्स जाएगा तो एक्स आएगा मतलब। चलिए इसको साइड करते हैं, रफ का काम है। कॉमन निकालना है अगला स्टेप। यहाँ से x, इन दोनों से x बाहर आ रहा है, यहाँ पर एक x बचेगा, प्लस में x निकाले हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 18, माइनस है दिख रहा है तो ले लो माइनस कॉमन, माइनस निकाल दिए कॉमन, x तो कॉमन नहीं आएगा, जरूर यहाँ से संख्या में 17 कॉमन आएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा x, माइनस माइनस प्लस का x बच रहा है, माइनस माइनस फिर से प्लस, इसमें से 17 निकालेंगे ना, 306, क्योंकि 306 बनता क्या है, वो 18 गुना 17 ही बनता है, 18 गुना 17 306 बनता है। तो उसमें से हम 17 निकाल दे रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा 18 बचेगा, बराबर में क्या 0। दोनों ब्रैकेट अगर सेम हो गया तो दोनों को, मतलब उन दोनों में से कॉमन ले लो, ये पूरा में से कॉमन ले लिए, x प्लस 18 आ गया। ठीक है, और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला लिख लीजिए। बस बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं, x प्लस 18 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस 18, यहाँ पर x माइनस 17 को 0 के बराबर करेंगे तो इसका मान आ जाएगा प्लस का 17। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था कि धनात्मक वाला ही चुनना, तो धनात्मक वाला ये वाला है, ये तो माइनस में है, ऋणात्मक है तो नहीं चुन सकते। तो फिर हम लास्ट लाइन लिखेंगे कि अतः पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक खोज लिए हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक x था ना, तो x अपना कौन सा चुनेंगे, इसको नहीं चुनेंगे, ये रिजेक्ट है। ठीक है, ये 17 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा 17 जोड़ 1 यानी कि 18, दूसरा 17 जोड़ 1 18, दोनों क्रमागत है 17 और 18। तो वही दो नंबर है जिनको खोजना था कि दो संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो उनको पता करना है। ठीक है, तो देख लीजिए इस प्रकार से हल होगा ये। अगर परीक्षा में पूछा गया तो 3 नंबर का पूछा जा सकता है ये सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हो गया, हम लोगों ने ये वाला कंप्लीट कर लिया। अब है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है, मूल निकालना है। अभी अभी तो हम लोग वही निकाले, ये देखिए द्विघात समीकरण बना हुआ था, आगे प्रोसेस किए, मूल निकाले, ये एक है ये एक है, एक्स का दो मान, मूल का मतलब है एक्स का दो मान निकालना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग बना लीजिएगा, बहुत आसान है। हम ये वाला आपको बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें 1/8 दिया हुआ है। ठीक है, ये बता देते हैं आप लोगों को। समय, चलिए 1 घंटा 12 मिनट हो चुका है। ओके, 2x स्क्वायर माइनस का x, यहीं पर बनाते हैं 2x स्क्वायर, ये दिया हुआ अपना 2x स्क्वायर माइनस का x। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8, प्लस 1/8 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा। आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, सबसे पहले आप एलसीएम ले सकते हैं, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, लसा में आ जाएगा 8, यहाँ से नहीं कटेगा 8 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 16x स्क्वायर माइनस, यहाँ से भी नहीं कटेगा 8 ऊपर जाएगा, माइनस का कितना 8x, 8 एकम 8 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 और बराबर में क्या 0। इस 8 को डिवाइड का 8 को इधर भेज दें, गुना में चला जाएगा तो ये बनेगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, चलिए अब आगे, अब तो हम लोग को गुणनखंड करना है, सुधर गया ये, गुणनखंड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। a को c से गुना करेंगे, मतलब ये पहला वाला को लास्ट वाला नंबर से, 16 एकम 16 बन रहा है। अभाज्य गुणनखंड 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2।
हमको किसी तरीके से -8 बनाना है जोड़ने घटाने पर। तो आप देख सकते हैं इन दोनों से, मतलब 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 4 मेरा बन रहा है टुकड़ा। अगर हम दोनों में माइनस लगाते हैं तो -4 -4 -8 बन जाएगा, और इसको अगर गुना करेंगे ना तो आप देख सकते हैं 4 चौके 16 बन जाएगा, जो कि इसको गुना करने पर बन रहा था। मतलब ये 0 को नहीं, ये 1 को, 16 है ना। इसको a बोला जाता है, इसको c बोला जाता है। a गुना c जो आता है, मतलब लास्ट वाला नंबर, इन दोनों को गुना करके जो नंबर बनता है वो नंबर आना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने घटाने पर बीच वाला नंबर। ठीक है, ये तो 9 से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 8 में नहीं पढ़े हैं। चलिए, तो जोड़ा क्या बन रहा है, ये बन रहा है 16x² माइनस का 4x, माइनस का 4x में ये 8x टूट गया है, और प्लस का 1 चल रहा है, बराबर में 0 है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप तो है कॉमन निकालना। आंख बंद करके x कॉमन आता है पहली बार में। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 16 और एक x भी बचेगा। ठीक है, माइनस, अच्छा सॉरी, इस बार आंख बंद करके कर लिया ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया। x तो आ ही रहा है बाहर, साथ में 4 का पहाड़ा भी दोनों में दिख रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, तो 4 भी बाहर आएगा। तो यहाँ पर बचेगा 4 चौके 16, और x एक निकाल दिए हैं तो एक x बचा है। ठीक, यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो लगाइए, 4 निकाल दिए हैं, x भी निकाल दिए हैं, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचता है। ठीक है, फिर अगर सेकेंड दो टर्म में अगर माइनस पहले दिख रहा है तो माइनस तो कॉमन ले लेना है। माइनस कॉमन, x दोनों में नहीं है, देखिए 4 भी दोनों में नहीं है, तो क्या है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एक आता है कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं तो एक का पहाड़ा तो है, एक एकम एक, एक चौके 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x, क्योंकि कुछ भी इसमें से बाहर नहीं निकले, एक नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, एक का पहाड़ा से ये एक कितने बार में, एक बार में कटेगा। चलिए देखिए, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो उनको एक बार लिखिए, और जो बाहर में चल रहा है यानी कि 4x चल रहा है, इधर माइनस का 1 चल रहा है, इनको एक बार लिखिए। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट सेम ही आ गया है। एक बार दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करिए, इसको भी करिए, और 4x माइनस 1 को भी 0 के बराबर। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा, उधर जाएगा 1 और डिवाइड बाई 4। यहाँ पर भी सेम x का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4। तो बस यही अपना मूल है, x का 2 मान ही मूल कहलाता है द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे करना है, ये सवाल हो गया, ये आप लोगों के भरोसे छोड़ दिए हम। ठीक है, क्योंकि आसान सवाल है। जोड़ने या घटाने पर -3 बनना चाहिए, गुना करने पर 10 बनना चाहिए माइनस का। चलिए, अब आता है अगला सवाल, इसको भी हम बाद में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि जो भी आप लोगों का छोटा मोटा सवाल है, यानी कि 5 नंबर वाला को छोड़कर ये वाला सवाल, क्योंकि 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, एकदम 100% पूछा जाएगा 5 नंबर के लिए, तो इस सवाल को भी छोड़ते हैं। मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है विविध कर वाले समीकरण, मतलब फॉर्मूला से। तो इसको अभी छोड़ते हैं, इसको उसी √5 के साथ बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बाबा, इतना बनाया हुआ। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन मिलता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात के में, निम्न प्रत्येक के एक ही तो चुने हुए हैं, प्रत्येक तो है ही नहीं अपने पास, एक ही लिए हैं। द्विघात समीकरण में के का है ना, यहाँ पर के छूट गया, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल है। इसके लिए 2 बराबर मूल है। ठीक है, क्या है समीकरण, 2x² प्लस kx, ये है 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर में 0। ठीक है, बराबर मूल है। अगर बराबर मूल है तो इसका मतलब है कि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यही कंडीशन होता है कि b² माइनस 4ac अगर 0 हो जाता है तो उसके 2 बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूला में इसमें डाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। b² का स्क्वायर मतलब x के साथ वाला b होता है, तो ये बन जाएगा k² माइनस 4 इंटू a का मतलब x² के साथ वाला, c का मतलब कांस्टेंट टर्म, बराबर में क्या 0। तो ये बन रहा है k² माइनस का 12 दूनी 24, तो ये बन जाएगा k² बराबर प्लस का 24 उधर भेजने पर। अरे स्क्वायर हटाएंगे तो ये बनेगा √4
24 प्लस और माइनस का, तो 24 देखते हैं क्या बनकर बाहर आ जाएगा। 24 को अगर निकालना है तो एक हम 2 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 24 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये वाला हिस्सा। ठीक है, जोड़ा किसका बन रहा है, इसका बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा तो के का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट में 3 दूनी 6। ठीक है, मतलब के का मान या तो प्लस 2 रूट 6, ठीक है, और के का मान माइनस का 2 रूट 6। प्लस माइनस में 2 उत्तर है। ठीक है, इस तरह से के का मान निकाला जाता है। तो देख सकते हैं कैसे निकाल दिए के का मान, बिल्कुल आसान है। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं, आने से एक ही नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, आने से ये 1 नंबर का कम चांस है, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो 1 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, एपी वाले चैप्टर में पहुंच गए हम लोग। चलिए, एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर डी लिखना है। प्रथम पद मतलब पहले जो दिख रहा है वही प्रथम पद है, यानी कि ए का मान 3/2 है। डी का मान कैसे मिलता है, सार्वंतर a2 माइनस a1 करने पर। a2 क्या है, सेकेंड टर्म को a2 बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को a1 बोलते हैं। सेकेंड टर्म 1/2 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3/2 है। लसा हल करना होगा, लसा आ जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 3 यहाँ पर आएगा, यानी कि -2/2 आएगा, यानी कि ये माइनस का 1 आएगा। ठीक है, डी का मान माइनस का 1 और ए का मान 3/2। ये परीक्षा में आप लोग आता है, 1 नंबर का जरूर आएगा। आप डी निकाल दो, ए निकाल दो, ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान है ये, तो फिर भी बटा बटा में दिया हुआ था, नॉर्मली दिया रहता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, जैसे इसमें हो गया, प्रथम पद कितना है 2 है, डी निकालेंगे तो दूसरा वाला से पहला वाला हटाएंगे तो कितना आ जाएगा डी, 5 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए इसको हल करते हैं, छोटा सा जगह में हल हो जाएगा ये। इस एपी का 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है 2 और डी है 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। 10वां पद यानी कि हमको A10 चाहिए। A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस ए कम डी, है ना। जो भी रहेगा ए लिखेंगे, यहाँ पर जितना भी रहेगा, जैसे मान के चलिए A50 निकालना है तो हम लिखेंगे A प्लस 49D, 49D। ठीक है, एक कम डी लिखते हैं। चलिए बैठाते हैं मान, ए का मान 2 है, 9 गुना डी का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 2 जोड़ 45 यानी कि 47, ये उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में आप लोग का 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ए डिसाइड कर लेते हैं। चलिए, ए का मान क्या 3, डी का मान भी डिसाइड कर लीजिए। दूसरा पद से पहला पद हटाएंगे तो कितना बच रहा है 5। इस एपी का कौन सा पद 78 है, इस एपी का कौन सा पद 78 है। मान लेते हैं इसका एन वाला पद जो है वो 78 है, अंतिम पद। अंतिम पद मान लेते हैं क्या है 78 है। एक सूत्र है अपने पास, एपी का तो 2 ही सूत्र है कुल मिलाकर। ठीक है, क्या है वो सूत्र कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है वो एन का सूत्र है। ठीक है, ओके, ए अपने पास है, डी अपने पास है, एन हम बोल दिए कि 78 जो है एन वा लास्ट पद है, तो हमको एन चाहिए, नंबर पता चल जाएगा कि वो कितना नंबर वाला पद है वो। ठीक है, ए का मान कितना 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 5, बराबर में एन यानी कि 78। चलिए इस प्लस का 3 को उधर भेजते हैं तो यहाँ पर बचेगा एन माइनस 1 इंटू में 5, प्लस का 3 उधर जाएगा तो घट जाएगा जाके 75। 5 को उधर भेजते हैं तो एन माइनस 1 बराबर, ये गुना में है भाग में चला जाएगा, और काट देंगे अगर उसको 75/5 बनेगा। ठीक है, तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू 5 एकम 5, 2 बचा, 5 बचे 25। ठीक है, यहाँ पर -1 को भी उधर भेजेंगे तो n बराबर +1 बनेगा उधर जाके, और n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 16। ये तो रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है कि इस एपी का कौन सा पद 78 है। इस एपी का 16 नंबर वाला पद 78 है। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है, 2 नंबर के लिए बहुत बार, अरे पहले तो 3 नंबर में आता था, अभी 2 नंबर में ये इसका आसार ज्यादा है, 2 नंबर में आने का चांस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद अपना काफी सारा सवाल है। अब कितना सवाल है देखिए एपी में, 4 सवाल बचे हुए हैं। समय का पहिया, चलिए ठीक है। एपी इतना है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, एक पद एपी में कुल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद। चलिए बनाते हैं, इसको पहले बना लेते हैं। एक एपी में 50 पद है, ठीक है, टोटल 50 पद है। एपी चल रहा है, उसमें 85 पद है, 50 टर्म्स है, टर्म्स ही 50 है, और 50 नंबर वाला पद उन्होंने घुमा के बोला है कि अंतिम पद जो है 106 है। और इस एपी में अगर 50 ही पद है तो मतलब 50 नंबर वाला पद 106 है, अंतिम पद है वो। ठीक है, तो अपने को A50 तो दिया हुआ है अंतिम पद, ठीक है, जिसको आप AN भी बोल सकते हैं, 106 है, ये अंतिम पद है। ठीक है, 106 है, चलिए A50 ही रखते हैं अभी फिलहाल। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, तीसरा पद 12 है। ठीक है, A3 जो है वो दिया हुआ है 12, और A50 अंतिम पद जो है वो 106 है। इसका 29वां पद याद करना है। ठीक है, 29th टर्म चाहिए, उसके लिए 29 वाला टर्म निकाल तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए ए और डी चाहिए। ए और डी निकालने के लिए कैसे निकाला जाए, इससे 2 समीकरण हम लोगों को बनाना होगा। ठीक है, अरे ये कैसा स्टार बन गया। 2 समीकरण, पहला में से हम A3 को A+2D लिख सकते हैं, जो कि दिया हुआ है 12, और इसको हम लोग A+49D लिख सकते हैं, जो कि दिया हुआ है 106। ठीक है, अब हम 2 समीकरण को हल करते हैं विलोपन विधि से, और इस बार हम सेकेंड वाला को नहीं काट रहे हैं, हम इसको काटना चाहते हैं। तो एक प्लस में, ए भी प्लस में, ऐसे तो नहीं कटेगा, घटाना होगा, तो हम इसको माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे भी माइनस देना होगा, प्लस में है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस में है तो माइनस देना होगा। प्लस ए माइनस ए कटेगा, इसको हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 49 में से 2 चला जाएगा तो 47D माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के पास माइनस है, बराबर में। अगर 106 में से 12 चला जाएगा तो कितना बच रहा है, 94 बच रहा है, माइनस का 94, बड़े वाले के पास माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस दोनों के पास है तो कट जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा 94 डिवाइड बाई 47, गुना में है उधर भेज दिए, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जा रहा है, 7 दूनी 14 है ना, 2 बार में कट जाएगा। डी का मान पता चल गया। अब इस डी का मान को आप किसी भी समीकरण में रखो, इसमें या इसमें, पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप एक लाइन और लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पर कि समीकरण 1 करके इसको सजाने के बाद। चलिए ठीक है, फिलहाल तो समझिए, खाली समय बहुत कम है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपना ये वाला है। ठीक है, लिख ही देते हैं। समीकरण 1 हम इसको रख रहे हैं A+2D = 12, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो A+2D = 12 है ना, A+2 × 2 = 12, A+4 = 12, इसको उधर भेजेंगे तो A का मान कितना, 8। बस A का मान पता चल गया, A का मान आ गया है 8, D का मान आ गया है 2। कितना नंबर वाला पद चाहिए बताइए, हम अभी तुरंत बता देते हैं, है ना, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। A और D पता चल गया है, पूरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि A29 निकालना है तो कोई बड़ा बात नहीं है, A लिखेंगे और एक कम D लिखेंगे, बस इतना ही काम करना है। A और D का मान भरेंगे, आंसर आ जाएगा। A आ गया 8, 28 × D का मान कितना, 2, ये 8 है, प्लस इसको गुना करेंगे, 8 दूनी 16, हासिल रहा 1, मतलब ये 5, इसको जोड़ते हैं, कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 64। ठीक है, 4 और 4 64। ठीक है, बस इतना ही आंसर है। A29 जो है हमारा वो मतलब 29वां पद 64 64 है। कहीं पर अगर मिस्टेक हुआ होगा तो देखिएगा, हड़बड़ी में बनाया है वैसे ये वाला थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया अपना। इसका क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग अगर 400 है तो पदों की संख्या यानी कि n, पदों की संख्या मतलब क्या होता है, n, सार्वंतर ज्ञात कीजिए यानी कि d। चलिए ठीक है, कोई एपी का किसी एपी का प्रथम पद 5 है। ठीक है, यानी कि ए का मान दिया हुआ है, प्रथम पद कितना है, 5 है। ठीक है, लिखते हैं प्रथम पद 5 है। ओके, आगे क्या, अंतिम पद 45 है। ठीक है, अंतिम पद
इस पिछले बार तो हमको अंतिम पद पता था कि 50 गो ही टर्म है और लास्ट वाला टर्म जो है वो 106 है, लेकिन इस बार तो पता नहीं कितना टर्म है, तो इसलिए अंतिम पद पता है, मतलब अंतिम पद को हम लोग कहेंगे an, जो कि कितना दिया हुआ है, अंतिम पद 45, अंतिम पद 45 और योगफल का मतलब क्या है, SN दिया हुआ है 400। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या निकालना है, n निकालना है, पदों की संख्या और सारवंतर d, देख सकते हैं ना, यही तो हीरो है 5 इसमें। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं, जो दिया है उसी में से कुछ रास्ता होगा। SN का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, SN बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में एक शॉर्ट वाला फॉर्मूला a + an भी होता है। ठीक है, एक तो बड़ा वाला होता ही है, एक शॉर्ट वाला, अगर a और an मालूम हो तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। SN मालूम है कितना है 400, n/2 इधर लिख दिए, इधर ब्रैकेट में क्या a का वैल्यू 5 प्लस an का वैल्यू कितना, अरे an का वैल्यू 45। ठीक है, तो ये बन रहा है 400, इधर क्या बन रहा है n/2 और गुना में बन रहा है इधर 50। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है 400 बराबर, इससे इसको काट देते हैं अगर, तो ये बन रहा है 25, तो n × 25, इस 25 को इधर भेज देते हैं, n निकल जाएगा, तो इधर आके वो क्या बनेगा, डिवाइड, गुना में है भाग बनेगा। चलिए काटिए, 25 चौके 100 होता है, 25 अट्ठे 16 बार में कट रहा है क्या, 5 से काट लेते हैं, चलिए 5 बचे 25, 5 अट्ठे 40 और हाँ 40। ठीक है, ये अरे एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गया लगता है, यहाँ पर बिल्कुल आसान है, बताइए काटना भी, फिर भी अभी मेन बात है काट नहीं पा रहे, सुबह मेन बात है कि अभी सुबह हो रहा है, आप देख सकते हैं 5:37 हो रहा है, तो सुबह का अगर 5:37 हो रहा है तो सोचिए कब से हम वीडियो शूट कर रहे होंगे आप लोग के लिए, कितना बज रहा होगा उस समय। ठीक है, तो दिमाग थोड़ा हैंग हो गया, काटते हैं, चलिए 8-16 बार में कटेगा ये, 25, 5 बचे 25, 5 अट्ठे, अच्छा 5 अट्ठे 40, ठीक है 5, अच्छा हाँ 5 एकम 5, इधर से बच रहा कितना 3, 5 छक 30, 16 बार में n का मान पता चल गया 16, n तो निकल गया अपना। ठीक है, d निकालना है, d निकालने के लिए अगला वाला सूत्र का इस्तेमाल लेते हैं, दो ही तो सूत्र है, एक ये SN का और एक AN का, AN = a + n - 1 इंटू में d, सब मालूम है, AN मालूम है, a मालूम है, n मालूम है, d अननोन है। ठीक है, d नहीं मालूम है, पता चल जाएगा d कितना है, AN कितना है 45, a कितना है 5 प्लस n अभी अभी पता चला है 16 - 1, n मतलब 16 और माइनस का इधर 1 और गुना में क्या चल रहा है d, तो ये बन रहा है 45, इसको आप इधर भेज दो, माइनस का 5, ये इधर कितना 17 और सॉरी 17 नहीं, 16 में से 1 जाएगा तो 15, 16 में से 1 जाएगा तो 15 और d, ये बन जाएगा कितना 40 = में 15d, इसको इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा 40/15 और बराबर में d का मान 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8/3 डी का मान, ये रहा डी और ये रहा एन। बस थोड़ा सा साफ सुथरा आप लोग को परीक्षा में लिखना है इस प्रकार से, नहीं तो अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन। ठीक है, एन का मान 16 और डी का मान आ गया 8/3। ठीक है, बस हो गया ये वाला सवाल। ये सवाल भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ये क्या है देखें, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रथम 40 धन पूर्णांक है ना, प्रथम 40 धन पूर्णांक, पूर्णांक तो आपका 0 से स्टार्ट हो जाएगा, इधर भी अभी धनात्मक वाला बोला है तो ठीक है, 0 की इस पार वाला 40 ठो। ठीक है, प्रथम 40। ठीक है, कीजिए जो 6 से विभाज्य है, कंडीशन है कि 6 से कटना चाहिए, तो पहला धनात्मक पूर्णांक जो 6 से कटता है वो है 6 खुद, दूसरा है 12, तीसरा कितना है, तीसरा है आपका 18, 6 से कटने वाला। ठीक है, इस तरह से करते करते 40 ठो नंबर, ठीक है 40 टोटल नंबर है, टोटल है 40 नंबर,
ठीक है, 40 तो बोला भी यहाँ पे, देखिए 40 धन पूर्णांक, यानी कि ये n का वैल्यू है एक्चुअली में देखा जाए तो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स को ही हम लोग n कहते हैं, ठीक है, पदों की संख्या। तो यहाँ पर पता ही है 40 पूर्णांक का बात चल रहा है, 6 से विभाज्य है, ठीक है, बनाते हैं। मतलब हमारा एपी जो बन रहा है ना, 6 से विभाजित होने वाला क्या, पहला 6 है, दूसरा है 12, फिर है 18, इस तरह से करते करते लास्ट वाला पद भी हम लोग निकाल सकते हैं वैसे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला वाला क्या है, पहला है 6, ठीक है, 6 को 1 से गुना करने पर 6 आता है, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, 6 को 4 से करेंगे तो 6 चौके 24 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 6 को 40 में जब हम लोग गुना करेंगे, 6 40 में, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौके 24, 6 चौके 24, यानी कि लास्ट वाला पद जो है ना वो 240 बनने वाला है, अंतिम पद। क्योंकि पहला पद कैसे पता चल रहा है, 6 गुना 1, दूसरा पद कैसे 6 गुना 2, तीसरा पद कैसे 6 गुना 3। उसी तरह से 40वां पद, 40 टर्म है टोटल, 40वां पद कैसे पता चलेगा, 6 गुना 40 जो कि 240 हो रहा है, ये आ जा रहा है अपना 240, ठीक है। ओके, तो a बराबर 6, b बराबर भी 12 माइनस 6 यानी कि 6, an बराबर कितना, an बराबर 240, n भी अपने को पता ही है वैसे, n कितना है, टोटल 40 टर्म है, पता है अपने को, निकाल सकते हैं आप an वाला सूत्र लगा के, 40 ही आएगा। और निकालना क्या है वैसे, योग निकालना है, यानी कि S40, 40 तो पद को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, योग 40 पदों का, 39 पदों का योग चाहिए, इन सभी को जोड़ जोड़ में अगर रखेंगे तो कितना होगा, यानी कि S40 चाहिए, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, n/2, a और an दोनों मालूम है, a प्लस an, शॉर्ट फॉर्मूला लगा दिए। ये हम लोगों को S40 पता करना है, n का मान कितना है 40, यहाँ से भी पता चल रहा है, देखिए 40 है, डिवाइड बाई 2, a का वैल्यू 6 है और an का वैल्यू कहाँ गया, ये रहा 240। तो ये आ जाएगा अपना S40 इक्वल्स टू, ये तो कट जाएगा 20 बार में, और इधर हो जाएगा आपका 46, 246। तो यहाँ पर जो भी गुना करने के बाद आएगा, अच्छा गुना तो कर लेते हैं, आसान है, चलिए 6 दूनी 12 का 2 हासिल रहा 1, 8 और 1 9, 2 और 2 दूनी 4 और 1 0, इतना आएगा। प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित होती हैं वो ये नंबर, इतना मतलब 6 से विभाजित उनको अगर जोड़ेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। एक बार हम किताब में भी उत्तर चेक कर लेते हैं। फोर नाइन टू जीरो, हाँ सही है, 4920, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल अभी बचा हुआ है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ये सवाल है, अरे बाबा ये बड़ा असुविधा वाली बात है। एपी दिया हुआ है का कौन सा पद, कौन सा पद बोला जा रहा है, यानी कि पद के बारे में बात चल रहा, मतलब एन है ना, कौन सा पद, एन चाहिए, एन चाहिए, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा है, कौन सा पद है जो, ऐसा कौन सा पद है जो कि A54 से भी 132 ज्यादा है, ठीक है, ऐसा कौन सा पद है, ठीक है। ए पता है अपने को, डी पता चल जाएगा यहाँ से, कौन सा पद एन चाहिए, ठीक है। ये लगाते हैं अगर हम यहाँ पर, तो इसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। मान लेंगे कि एन वाला जो टर्म है, अंतिम पद मान लेंगे हम लोग, जो मालूम नहीं है उसको हम लोग मान लेंगे, चलिए एन वाला टर्म है जो कि 154वें पद से 132 ज्यादा है, ठीक है। चलिए बनाते हैं, माना एन जो है वो A54 से, ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। जहां पर ए का मान और डी का मान तो अपने को मालूम है, ए का मान कितना, ए का मान 3 और डी का मान 15 माइनस 3 यानी कि 12, ए का मान 3 और इधर 15 माइनस 3 यानी कि 12, ठीक है। बस इसको हल करते हैं, एन, एन तो निकालना है, ठीक है, एन तो नहीं मालूम है, ठीक है। A54 को हम लोग A+53D लिख सकते हैं,
और प्लस में 132, ठीक है। यहाँ पर an इक्वल्स टू a का मान और d का मान पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 3 जोड़ 53 गुना 12 प्लस में 132। an इक्वल्स टू, ये गुना करते हैं, 3 दूनी, अच्छा यहाँ पर तो 3 है, इसको हो जाएगा 6, 6 3 10 13 636 प्लस में 132। एन इक्वल्स टू, इसको गुना करके 639 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इधर 132, यानी कि एन जो आ रहा है, जोड़ देते हैं, 3 और 2 सॉरी 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 का 1 हासिल रहा, 1 इधर 6 और 1 7, इधर 1 और 7, 771 आ रहा है, ठीक है। एन आ रहा है 771, ठीक है। एन अगर हम लोग को पता है, हम लोग को एन चाहिए, कौन सा पद है देखते हैं, कौन सा पद है जिसका nth टर्म जो है 771 है। एक फॉर्मूला अपने पास, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन मालूम है 771, ए मालूम है 3 है, एन निकालना है, डी मालूम है कितना 12 है ना डी, ठीक है। इसको इधर भेजते हैं तो ये बन जाएगा, माइनस में आएगा, ये 771 माइनस का 3 बराबर में n माइनस 1 और गुना में 12, इसको घटाएंगे तो ये बनेगा 768, ठीक है। और इधर बच रहा है n माइनस 1 गुना में कितना 12, 12 को हटा के इधर लेकर आते हैं, भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 768 डिवाइड बाई 12 और बराबर में, गुना में है ना इस तरफ में, तो इधर आएगा तो भाग में आएगा। चलिए काटते हैं, 12 12 छक 72, ठीक है, 6 बार में 72, 4 बच रहा, 12 चौक 48, 64, यानी कि इधर n माइनस 5, इसको इधर भेजते हैं, n का मान 64 प्लस में 1 होगा, n का मान होगा 65, यानी कि यानी कि यानी कि यानी कि क्या पता है कि कौन सा पद, क्या कहा गया था क्वेश्चन में, कि इस एपी का कौन सा वाला पद 54वें पद से 132 ज्यादा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उस एपी का, जो एपी दिया था उस एपी का 65वां पद, ठीक है, आप लिख सकते हैं जो एपी था 65वां पद, उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। इस वो जो एपी चल रहा था उस एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। इस तरह से बनाना है, देख लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, काफी देर हो गया है, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है, जहां से हम लोग प्रमेय 6.1, इसको भी अलग वीडियो में ही करेंगे, मतलब इसको नेक्स्ट वीडियो में भी नहीं करेंगे, इसको एक ही साथ 5 नंबर वाला जो पूरा एक ही साथ करेंगे, ठीक है। ये भी 5 नंबर का आएगा आपका, थेल्स प्रमेय है, तो बाकी जो छोटा मोटा सवाल सब है वो सारे सवाल को करेंगे। और इधर वैसे एक और सवाल छूट गया है, अगर आप लोग ध्यान दिए हो, जो हम आप लोग को डू भी नहीं बोले हैं, ठीक है, जो नहीं बनाए हैं, बाकी सबके बारे में तो हम डिस्कस कर लिए, यहाँ पर सिर्फ एक और सवाल ये बच गया पहले में, यहाँ पर कि इसको, ये तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है, ये वाला 5 नंबर का नहीं आएगा, ये 3 नंबर का आएगा, तो इसको अभी हम लोग बना सकते हैं फिलहाल, लेकिन समय बहुत हो गया है इसलिए इसको भी अभी छोड़ दे रहे हैं, एक ही साथ बनाएंगे जब ये 5 नंबर, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको बना देंगे, ठीक है। 5 नंबर वाला को सेपरेट ही करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक का बटन कब दबाइएगा, लाइक करिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरीके का आपको धमाकेदार वीडियो देते रहेंगे, ठीक है, सुबह सुबह। और चलिए तब तक प्रैक्टिस करिए, जितना भी हुआ, अभी जितना भी सवाल आज बताए हैं सभी को प्रैक्टिस करिए, मोटा मोटी नहीं भी तो आसपास 25-30 नंबर का सवाल तो हो ही गया होगा, ठीक है, 25-30 नंबर तो ज्यादा हो सकता है का सवाल हो गया होगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, सब परीक्षा 11 फरवरी को है आप लोगों का गणित का, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, 80/80 नंबर बिल्कुल आसान है लाना, अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।